पर आज की इस वाले वीडियो पे मैं डिजास्टर नेक्रोमेंसी का चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी हमें एक वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे हर एक लोगों के पास एक टाइप का सिस्टम रहा करता था जिसका नाम था प्रोफेशन सिस्टम। उस वर्ल्ड पे जो स्टूडेंट्स थे वो जब स्कूल में 3 ईयर तक इस सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लेते थे, उसके बाद उन लोगों को मास्टरी करवाया जाता था इस सिस्टम के ऊपर। एंड इस सिस्टम के बारे में जो थियोरिटिकल नॉलेजेस है वो सब कुछ को भी उन्हें सिखाया जाता था। अभी हम लोगों को एक स्कूल के प्रिंसिपल को सारे के सारे स्टूडेंट्स के सामने ये अनाउंस करते हुए दिखाया जाता है कि उन लोगों का जो प्रोफेशन है वो आज ही डिसाइड होगा एंड आज के बाद वो सारे के सारे स्टूडेंट्स का फेथ इसी प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे ज़िहाई फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल लू यून ये स्पीच दे रहे थे। इवन यहाँ पे लू यून ये भी बात कह देता है उन सबको कि वो यहाँ पे होप कर रहा है बाकी जितने सारे जूनियर स्टूडेंट्स अब भी है ना, वो सब के सब उनका सीनियर एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट इन दिस एकेडमी जू क्वान सिंह के लेवल तक पहुंच सकते हैं अगर वो मेहनत करे तो। अब जू क्वान सिंह था एक 80 लेवल मेज जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था खुद के कैरियर में एंड वो बन चुका था ह्यूमन रेस का एक पिलर। अभी हमें इस मानवा का जो मेन कैरेक्टर है वो दिखाया जाता है जिसका नाम था लिन मोयू। लिन मोयू इस वर्ल्ड पे रिबॉर्न हुआ था। उसे खुद के प्रीवियस लाइफ के मेमोरीज याद था बट बहुत सालों से इस वर्ल्ड पे रहने की वजह से वो खुद के प्रीवियस लाइफ को लगभग भूल ही चुका था एंड आज जाके उसे खुद का प्रोफेशन सिस्टम मिलने वाला था। ये वर्ल्ड एक टाइप का आरपीजी गेम था। इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे डंजन्स थे एंड ऐसे कुछ सीक्रेट एरियाज भी थे जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहा करते थे। इवन वाइल्डनेस जो था वहाँ पे भी बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स रहता था। कोई एक पर्सन जब प्रोफेशन सिस्टम को हासिल कर लेता है उसके बाद वो खुद के प्रोफेशन के हेल्प से उन सारे मॉन्स्टर्स को स्ले कर सकता है। इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसे बहुत सारे पैसे भी मिलेगा इस वजह से। अब काउंटलेस ह्यूमंस इन सारे काउंटलेस मॉन्स्टर्स को मारने के बाद एक ऐसा ह्यूमन सिविलाइजेशन उन सारे मॉन्स्टर्स के बॉडी के ऊपर ही तैयार कर पाए जिसकी वजह से ह्यूमंस आज सरवाइव कर रहे हैं इस वर्ल्ड पे। इसी तरीके से ह्यूमन ने एक स्टेबल सोसाइटी तैयार किया है। ऑफ कोर्स इस वर्ल्ड पे भी जो मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशन था वो कॉम्बैट क्लास के अंदर पड़ता था। सेकेंड प्रोफेशन जो था वो था सपोर्ट क्लास प्रोफेशन एंड उसके बाद आता था लाइवलीहुड प्रोफेशंस। अब ये जो कॉम्बैक्ट एंड सपोर्ट क्लास प्रोफेशंस था उसे भी 5 भागों में भाग किया गया था। लो, मीडियम, हाई, रेयर एंड लेजेंडरी प्रोफेशंस। अब 10 सालों तक ये जो ज़िहाई सिटी है उसने कभी भी एक लेजेंडरी प्रोफेशन के स्टूडेंट को तैयार नहीं कर पाया। अब प्रिंसिपल यहाँ पे सबको कह देता है कि ये जो ट्रांसम्यूशन सर्किल है वो एक्टिवेट हो रहा है। इसी सर्किल के हेल्प से वो लोग ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि एक इंडिविजुअल का प्रोफेशन है क्या। अब यहाँ पे लिन का एक दोस्त गाओ यांग उसे पूछ लेता है कि उसका डिजायर प्रोफेशन क्या है। अब गाओ यांग का तो डिजायर प्रोफेशन था एक नाइट बनना। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा अच्छे फिजिक्स वाला एक पर्सन था, इसी वजह से अच्छा फिजिक्स रहता के बावजूद वो अगर एक नाइट बन जाता है तो ये उसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अब गाओ यांग को भी पता था कि लिन एंड एक और स्टूडेंट याजू इन दोनों का ही रिजल्ट बहुत बढ़िया था इस एकेडमी के अंदर। इसी वजह से गाओ यांग इतना तो श्योर था कि इन दोनों को ही एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन मिलेगा। गाओ यांग जब यहाँ पे लिन के साथ बात कर रहा था तभी कुछ स्टूडेंट्स आके गाओ यांग को रोक लेते हैं एंड उसे पूछते कि वो उस जैसे बेवकूफ के साथ क्यों बात कर रहा है। वो एक एरोगेंट पर्सन है जो किसी के साथ बात नहीं करता। हाँ, यहाँ पे ये बात सही है कि इस एकेडमी के अंदर उसका रिजल्ट बाकी सबसे बहुत ज्यादा है बट फिर भी उसमें खास क्या है। आज अगर वो खुद के प्रोफेशन को सिलेक्ट करता है तो शायद से उसे एक लाइवलीहुड प्रोफेशन ही मिलेगा। ये सबके सब बहुत ज्यादा जेलस थे लिन के सक्सेस के वजह से। अब गाओ यांग भी उन सबको कहता है कि ऐसा नहीं कहने के लिए, बिकॉज उसे भी पता था कि लिन उन सब के साथ इसीलिए बात नहीं करता बिकॉज उसे बात करना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। इसके अंदर एरोगेंस नहीं है असलियत पे। प्रिंसिपल ने यहाँ पे एक फॉर्मर मास्टर जैंग हुयन जिनका लेवल 52 था उनको इस काम के लिए बुलाया था। प्रिंसिपल उनके पास जाके उनको सॉरी कहता है बिकॉज इस मोमेंट पे वो जैंग क्वेंग को डिस्टर्ब किया था इस काम को करने के लिए। बट जैंग क्वेंग इस बारे में कोई भी माइंड नहीं करता। वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इन सारे के सारे स्टूडेंट्स का प्रोफेशन देखने के लिए। इवन लिन भी जैंग को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है बिकॉज उसे भी पता था कि ये जो ओल्ड मैन है ना ये एक मास्टर है खुद के प्रोफेशन में एंड वो एक रेयर टाइप सपोर्ट प्रोफेशन भी है। अब प्रिंसिपल सारे के सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो अभी एक एक करके हर एक स्टूडेंट्स का नाम लेंगे। जिन सारे स्टूडेंट्स का वो नाम लेंगे उन सबको ये सर्कल के अंदर आना है खुद के प्रोफेशन को देखने के लिए।
यहाँ पे फर्स्ट एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम था जूडा। वो जब इस सर्कल के अंदर घुसता है तो कुछ ही देर बाद उसका प्रोफेशन दिखाया जाता है एक फार्मर का। अब जूडा तो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो परेशान हो जाता है बिकॉज उसे एक लाइवलीहुड प्रोफेशन मिला था जो इस वर्ल्ड पे काम का तो था बट उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। उसके भी ऊपर से वो एक फार्मर था। यहाँ पे बाकी जितने सारे स्टूडेंट्स थे वो भी यहाँ पे कहते हैं कि लाइवलीहुड क्लासेस के अंदर अगर कोई फार्मर बनता है तो सच में वो उतना ज्यादा बुरा क्लास नहीं माना जाता, बिकॉज एक फार्मर खुद के लेवल को अगर अपग्रेड करता रहता है तो वो अपग्रेड होके ग्रैंड फार्मर या फिर एक होली फार्मर में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे बाकी जितने सारे स्टूडेंट्स थे वो ये तो मानते थे कि जूडा के पास जो प्रोफेशन था वो बुरा नहीं था। अभी वहाँ पे एक और स्टूडेंट आता है जिसे भी लाइवलीहुड क्लास मिला था, वो एक शेफ था। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एक शेफ प्रोफेशन को पाके, बिकॉज उसका फादर भी एक शेफ था तो वो खुद के फादर का जो प्रोफेशन था वही इनहेरिट किया था। मास्टर भी यहाँ पे कहते हैं प्रिंसिपल को कि इस ईयर के जितने सारे स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा एवरेज दिख रहे हैं। इवन प्रिंसिपल भी कहते हैं कि हाँ, अब तक जितने सारे स्टूडेंट्स आए हैं सबके सब बहुत ज्यादा एवरेज ही हैं। अब मास्टर तो यहाँ पे प्रिंसिपल को कहते हैं कि बहुत साल हो गए इस एकेडमी से कोई भी एक रेयर प्रोफेशन नहीं निकला है। अगर वो रेयर प्रोफेशन इस बैच के अंदर से निकलता है एंड उसके ऊपर से वो अगर एक कॉम्बैट क्लास का होता है तो सच में बहुत बढ़िया होगा उनके लिए ही। प्रिंसिपल तो यहाँ पे कहते हैं कि जिहाई सिटी के अंदर ऐसे एक या फिर दो ही रेयर प्रोफेशंस होगा जो रहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का उम्मीद तो कम ही है इस बात के ऊपर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टूडेंट थी वो थी जियाई जुई। वो भी लिन की तरह एक बहुत ज्यादा अच्छा स्टूडेंट था इस एकेडमी की। जिया यहाँ पे लिन के साथ कम्पीट कर रही थी। आज वो लिन को दिखाना चाहती थी कि वो कितना ज्यादा बढ़िया स्टूडेंट है एंड वो क्यों इस एकेडमी का जीनियस है। इवन दो इस एकेडमी के अंदर जिया एंड लिन दोनों को ही इस एकेडमी का जीनियस कहा जाता था, फिर भी लिन यहाँ पे जिया से ज्यादा समझदार था बिकॉज वो हर एक एग्जाम में जिया से अच्छे ग्रेड्स लाया करता था, हमेशा जिया को हराता था। बट आज जिया डिटरमाइन थी कि वो लिन के पास से नहीं हारेगी। इवन मास्टर जैंग भी यहाँ पे जब जिया को देख पाते हैं तो वो भी समझ पाते हैं कि इस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब प्रिंसिपल पूछ लेते हैं कि मास्टर जैंग को ऐसा क्यों लगता है। अब मास्टर जैंग भी कहते हैं इस लड़की का जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो एक नॉर्मल पर्सन से 2 गुना है, तो इस लड़की का पोटेंशियल है कि वो एक मेज बन जाएगी। अब प्रिंसिपल भी यहाँ पे कहता है कि मेज तो हाई लेवल कैटेगरी का प्रोफेशन है, बट यहाँ पे अगर वो किसी टाइप का स्पेशल मेज बन जाती है तो शायद से ये एक रेयर टाइप प्रोफेशन भी हो सकता है। जब जिया उस वाले सर्कल के अंदर घुसती है तब वहाँ पे एक टाइप का विजन आता है। अब इस विजन को देख के प्रिंसिपल तो समझ जाता है कि जिया के पास एक रेयर टाइप प्रोफेशन है। उसका इस प्रोफेशन का नाम था द एलिमेंटल मेज। सारे के सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जिया का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं बिकॉज उन सबको भी पता था कि एक एलिमेंटल मेज सच में एक पावरफुल प्रोफेशन है। इस एक मेज के पावर से ही पूरा का पूरा जो जिया ही सिटी है ना वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। सच में यहाँ पे जिया ने एक इनक्रेडिबल प्रोफेशन को हासिल किया है। मास्टर जैंग भी यहाँ पे जिया का तारीफ करते हैं। अब जिया का जितने सारे दोस्त थे वो सब के सब यहाँ पे जिया का तारीफ करने लगते हैं। वो लोग यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि इस बार तो श्योरली जिया लिन को सरपस कर जाएगी। तभी जो नेक्स्ट नाम आता है वो है लिन का। वो अभी उस सर्कल के अंदर जाने लगता है। इवन जिया भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी देखने के लिए कि लिन को क्या प्रोफेशन मिलने वाला है। प्रिंसिपल यहाँ पे मास्टर जैंग को पूछ लेता है कि इस लड़के के ऊपर उनका क्या ओपिनियन है। अब मास्टर जैंग भी यहाँ पे कहता है कि ये लड़का देखने में तो बहुत ज्यादा काम दिख रहा है बट इसमें कोई स्पेशल चीज मास्टर जैंग को दिखा नहीं है। इवन प्रिंसिपल भी यहाँ पे कहता है कि इस पूरे के पूरे एकेडमी का 2 जीनियसेस है, उसके अंदर जिया तो सेकंड जीनियस कहलाया जाता है एंड यहाँ पे लिन जो है वही है फर्स्ट जीनियस। मास्टर जैंग तो यहाँ पे प्रिंसिपल को कहते हैं कि एकेडमी का जो परफॉर्मेंस है उसके साथ ये जो क्लास चेंज का चीज है ना वो लिंक्ड नहीं है। तो यहाँ पे एकेडमी में अगर कोई सक्सेसफुल होता भी है तो वो प्रोफेशन सिलेक्शन में भी सक्सेसफुल होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल भी यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे कि लिन के पास भी एक अनदर रेयर प्रोफेशन आ सकता है, बट जब उस सर्कल के अंदर लिन घुसता है तब पूरा का पूरा एरिया क्लाउड से ढक जाता है एंड एक टाइप का विजन आता है। इवन सारे के सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैरान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यहाँ पे अचानक से इतना ज्यादा तेज विंड क्यों ब्लो हो रहा है उनके पास से। इवन जो स्काई था वो पूरी तरीके से काले बादल से ढक गया था। यहाँ पे प्रिंसिपल हैरान होकर सोचने लगता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अभी मास्टर जैंग कहता है कि ये एक विजन है। प्रिंसिपल भी कहते हैं कि एक ट्रांसमिशन विजन,
इतना बड़ा किसी का ट्रांसफॉर्मेशन विजन कैसे हो सकता है, वो पूरे के पूरे वेदर को चेंज कर दे। क्या यहाँ पे लिन को एक कॉम्बैट क्लास मिलेगा या फिर सपोर्ट क्लास? जिया भी यहाँ पे बिलीव नहीं कर पाती इस पूरे के पूरे चीज को देख के। वो यहाँ पे उम्मीद कर रही थी कि इस बार वो लिन को हरा देगी, बट यहाँ पे लिन का जो विजन था वो बहुत ज्यादा बड़ा था जिया के विजन से भी। तभी यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिखाई देता है क्लाउड के अंदर से कोई चीज का हलचल। जब वो लोग वहाँ पे क्लाउड के अंदर देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से, तो दिखाई देता है कि अनडेड सोल्जर्स वहाँ पे हैं। अब ये देख के सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि इस क्लाउड के अंदर अनडेड सोल्जर्स क्या कर रहा है। अब यहाँ पे काउंटलेस एंड काउंटलेस ऑफ अनडेड सोल्जर्स उस क्लाउड को ढके हुए थे। जिया भी यहाँ पे जानती थी कि ये एक टाइप का विजन है, बट वो भी इस तरीके के स्टफ से नहीं लड़ पाएगी। यहाँ पे लिन का जो पूरा का पूरा विजन ट्रांसमिशन था वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे लिन का प्रोफेशन दिखाया जाता है नेक्रोमैंसर। यहाँ पे इवन लिन को भी पता था कि ये एक हिडन प्रोफेशन है एंड एक यूनिक हिडन प्रोफेशन भी है। इसका मतलब यही है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ और सिर्फ लिन ही एकमात्र नेक्रोमैंसर मौजूद है। यहाँ पे जब तक लिन मारा नहीं जाता तब तक इस वर्ल्ड पे लिन जैसा कोई और प्रोफेशन आएगा नहीं। ये जो प्रोफेशन था ये सिर्फ और सिर्फ रेयर ही नहीं था, उसके साथ साथ ये लेजेंडरी प्रोफेशन से भी रेयर था। सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैरान होकर कहते हैं कि लिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक हिडन रेयर प्रोफेशन को हासिल कर लिया है। उन लोगों को भी बिलीव नहीं होता इस लक के ऊपर। इवन कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे तब भी जेलस थे लिन के बारे में। वो तब भी यहाँ पे कह रहे थे कि हर एक हिडन प्रोफेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे बाकी सबको समझाने लगता है कि हिडन प्रोफेशन के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे प्रोफेशंस है जो किसी भी काम में नहीं लगता रियल कॉम्बैट के अंदर। बट जितने सारे लड़के आते हैं वो लोग तो डर जाते हैं उस पूरे के पूरे विजन को देख के। लोग भी पता चल जाता है कि नेक्रोमैंसर सच में एक डरावना प्रोफेशन तो है। एक स्टूडेंट तो यहाँ पे लिन के बारे में ये भी कह देता है कि वो तो बातें नहीं करता, तो इस तरीके से अनडेड्स को कंट्रोल करना इस हाथ से उसके लिए बढ़िया रहेगा। बट लिन को यहाँ पे पता था कि उसका ये जो यूनिक हिडन प्रोफेशन है ना, ये उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़िया है। तभी यहाँ पे मास्टर जैंग लिन को थोड़ा सा रुक जाने के लिए कहता है एंड यहाँ पे लिन को एक रिक्वेस्ट करते हैं। अब लिन भी यहाँ पे रेस्पेक्टफुली सीनियर का बात मानते हुए पूछ लेते हैं कि उनको किस तरीके का चीज चाहिए लिन से। मास्टर जैंग कहता है कि उन्होंने खुद के लाइफ में पहले कभी इस तरीके का एक यूनिक प्रोफेशन को नहीं देखा, तो वो यहाँ पे समझना चाहता है कि लिन का जो पावर्स है वो असलियत पे है क्या। अब लिन को यहाँ पे पता था कि वो अभी के लिए एक लेवल का एक स्केलेटन को समवन कर सकता है इस वर्ल्ड पे। उसका ये जो यूनिक प्रोफेशन है ना, ये भी बहुत बढ़िया है। लिन यहाँ पे इतने कम समय में ही खुद के प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बहुत चीजें समझ पाया था। वो ये समझ पाया था कि उसका स्पिरिचुअल पावर इस प्रोफेशन की वजह से बहुत ज्यादा है, तो वो अभी एक मेज कैटेगरी के अंदर पड़ता है। बट यहाँ पे वो जितने सारे स्केलेटन्स को समवन करेगा वो सबके सब असलियत पे वॉरियर कैटेगरी के हैं। तभी यिन यहाँ पे मास्टर जैंग के सामने एक स्केलेटन को समवन करते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डर जाते हैं एंड कहते हैं कि सच में लिन ने एक स्केलेटन को समवन किया है इस वर्ल्ड में। ये स्केलेटन बिल्कुल उस क्लाउड के विजन की तरह दिख रहा था। उन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि ये रेयर प्रोफेशन उतना ज्यादा बुरा नहीं है, इवन ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है फ्यूचर वाले टाइम के लिए। तभी यहाँ पे मास्टर जैंग खुद के एक स्पेल को उस स्केलेटन के ऊपर कास्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिन के पास एक सिस्टम था जिसके थ्रू वो इन सारे के सारे स्केलेटन्स को कंट्रोल कर रहा था। अब ये सिस्टम यहाँ पे लिन को कहता है कि उसके स्केलेटन के ऊपर अटैक हुआ है, तो क्या वो खुद के ओपोनेंट के ऊपर एक काउंटर अटैक करना चाहेंगे। बट लिन तो यहाँ पे खुद के स्केलेटन को रोक लेता है, कोई भी काउंटर अटैक करने के लिए वो मना करता है। मास्टर जैंग भी यहाँ पे समझ पाता है कि ये स्केलेटन बहुत ज्यादा विजिलेंट है। मास्टर जैंग भी यहाँ पे सोच रहे थे कि वो एक लेवल 52 मेज है। यहाँ पे जो लिन लड़का है वो सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 1 है अभी के लिए। बट फिर भी यहाँ पे जब मास्टर जैंग ने लिन के मेज के ऊपर अटैक किया, ये स्केलेटन मास्टर जैंग के अगेंस्ट में हॉस्टाइल बिहेवियर दिखा रहा है। ये सच में एक इंटरेस्टिंग बात है। इवन तो यहाँ पे इस वॉरियर का एट्रीब्यूट लेवल 1 है, बट यहाँ पे मास्टर जैंग को ये तो पता है कि शायद से ये इसलिए बिकॉज अभी के लिए लिन का लेवल सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसी वजह से। बट बाद बार टाइम पे लिन का जितना ज्यादा लेवल बढ़ेगा वो शायद से और भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को इस वर्ल्ड पे समवन कर सकता है। तो इसी वजह से ये टेस्ट करने के बावजूद मास्टर जैंग ये तो समझ नहीं पाए हैं कि लिन का जो लेवल है एंड जो स्ट्रेंथ है, उसका ये जो प्रोफेशन है, उसका फुल पावर कितने तक पहुंच सकता है।
मास्टर जैंग भी यहाँ पे हंसते हुए लिन को कहते हैं कि सच में उसने बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया है खुद के पावर्स को इंक्रीज करने में। ये जो प्रोफेशन उसे मिला है फ्यूचर वाले टाइम पे शायद से ये इस वर्ल्ड के लिए एक जरूरी प्रोफेशन भी हो सकता है। अब लिन यहाँ पे मास्टर जैंग को बाउ करके उस एरिया से चले जाने लगता है खुद के स्केलेटन के साथ। अब यहाँ पे जैंग क्वेंग भी लिन का तारीफ करते हुए कहता है कि सच में लिन ने एक बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है। वो लिन को पूछ लेता है कि क्या वो उसके स्केलेटन को टच करके देख सकता है। गाओ यांग यहाँ पे लिन को पूछ लेता है कि उसका ये जो स्केलेटन है ये क्या बहुत ज्यादा पावरफुल है। और लिन भी कहता है कि ये स्केलेटन गाओ यांग से तो ज्यादा पावरफुल है अभी के लिए। इवन गाओ यांग भी इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करता। फिर तो ये स्केलेटन जब टच करके देख रहा था तब उसे यही लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर स्केलेटन है। जब यहाँ पे लिन फिर से खुद के स्केलेटन को वापस बुला लेता है तब उसे एक मैसेज मिलता है। अब इस मैसेज के थ्रू वो जान पाता है कि उसके पास एक समनिंग स्पेस नाम का चीज है जिसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्केलेटन उसने समन किया है एंड अभी उसका लिमिट है 10 तक। मतलब अभी लिन यहाँ पे 10 अनडेड क्रिएचर्स को समन कर सकता है। एंड यहाँ पे एक बढ़िया बात ये था कि उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ रहा था इस पूरे के पूरे स्केलेटन को समन करने के लिए। ये उसके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस चीज था। इवन यहाँ पे जो कैपेसिटी था वो भी बढ़ रहा था। यहाँ पे लिन को ये तो समझ आ गया था कि उसे जितनी जल्दी हो सके खुद के लेवल अप को कंप्लीट करना होगा। जब यहाँ पे लिन खुद के प्रोफेशन को चेंज कर रहा था तब उसके विजन में भी ये आया था कि वो एक सच में रियल नेक्रोमेंसर में फ्यूचर वाले टाइम पे कन्वर्ट होगा। इवन एक ऐसा भी दिन आएगा जब लिन खुद के पावर को यूज करते हुए एक ड्रैगन को भी कुछ सेकेंड्स के अंदर डिफीट कर पाएगा। अब गाओ यांग भी खुद के प्रोफेशन को लेके आ जाता है। वो यहाँ पे यिन को हंसते हुए कहता है कि वो एक नाइट पे कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्यूचर वाले टाइम पे यिन एंड गाओ यांग दोनों ही टीम अप करके शायद से डंजन्स को इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिन एंड गाओ यांग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। यहाँ पे ये जो एकेडमी था ये सच में एक बढ़िया एरिया था ये सारे के सारे टैलेंट्स को नरिश करने के लिए। सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो भी प्रोफेशन मिलता था वो इस एकेडमी के हेल्प से सारे के सारे प्रोफेशंस को और भी ज्यादा नरिश करके खुद को पावरफुल कर सकते थे। एंड यहाँ पे हर एक प्रोफेशन के लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट का एक जगह था। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अनाउंस कर देते हैं कि जो ट्रांसमिशन प्रोसेस था वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए खत्म हो गया था। कल उनके लिए एक नोवाइस लेवल डंजन को ओपन किया जाएगा जिस डंजन पे जाके वो थोड़ा बहुत लेवल अप कर सकते हैं खुद का। एंड यहाँ पे उनको इसके बाद से और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा सक्सेसफुल बनने के लिए। उन सबके सबको यहाँ पे कोशिश करना पड़ेगा कि ये जितने सारे बिग एग्जाम्स फ्यूचर में आ रहा है उनके लिए उन सब में उनको अच्छा ग्रेड्स लाना पड़ेगा जिसके बाद वो लोग एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में भर्ती हो पाए। इनको भी पता था कि ये जो नोवाइस डंजन है ना इसके अंदर जितने सारे मॉन्स्टर्स रहेंगे वो सबके सब लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक ही रहेंगे। एंड ये सारे डंजन्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे वाइल्डनेस में मॉन्स्टर से लड़ने से पहले उन सब को ये सारे मॉन्स्टर्स को मार के खुद का ट्रेनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जिया गुस्सा होके लिन के पास आ जाती है। वो यहाँ पे लिन को कहती है कि वो अभी लिन के साथ यहाँ पे कम्पीट करना चाहती है। क्या यहाँ पे लिन के पास इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो इस वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। जितने सारे बड़े बड़े एग्जाम्स आएगा उन सब में वो देखना चाहती है कि दोनों का अंदर किसका ग्रेड बढ़िया आता है। अब लिन भी यहाँ पे एग्री हो जाता है इस वाले चीज को लेके। जिया भी यहाँ पे कहती है कि ये उनके अंदर एक डील रहा। एंड जिया भी यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं लिन को कि वो इसके बाद लिन से और ज्यादा डिफीट एक्सेप्ट नहीं करेगी। इवन दो जिया आज भी लिन को नहीं हरा पाई है बट फिर भी वो यहाँ पे इसके बाद कोई भी डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे लिन खुद के घर में लौट आता है एंड एक पिक्चर को देखने लगता है। वो यहाँ पे खुद के ग्रैंडमदर को कहता है कि वो सक्सेसफुली खुद के प्रोफेशन को चेंज कर लिया है एंड उसे एक सुपर रेयर प्रोफेशन भी मिला है। वो यहाँ पे खुद के सिस्टर को भी कहता है वेट करने के लिए बिकॉज वो फ्यूचर वाले टाइम पे जियाजिंग एकेडमी में जरूर से एडमिट होगा। तभी यहाँ पे यिन के डोर पे नॉक होता है एंड यिन जब उस डोर को खोलता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे जानते थे कि इस लड़की का जो बड़ी बहन है वो ही लास्ट ईयर पे इस पूरे के पूरे सिटी के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट थी जिसने जिंगजिंग एकेडमी में एडमिशन लिया था। प्रिंसिपल ने यहाँ पे उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके छोटे भाई का अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल को खुद का प्रॉमिस को अच्छे तरीके से निभाना भी पड़ेगा। अभी यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ मटेरियल्स प्रिंसिपल लिन को देते हैं। अब लिन भी यहाँ पे प्रिंसिपल को थैंक यू कहते हैं। अब प्रिंसिपल यहाँ पे कहते हैं कि कल उसका डंजन में जाने का पहला दिन है तो यहाँ पे उसे अच्छे तरीके से एक रेस्ट लेना चाहिए।
लिन भी यहाँ पे हाँ कहता है। मिडनाइट पे इनके पास एक सिस्टम लोडिंग होने लगता है। ये चीज देख के वो भी हैरान हो जाता है। वो भी सोचने लगता है कि सडनली यहाँ पे क्या हो रहा है उसके साथ। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये था कि लिन एक नेक्रोमेंसर था। अब ये नेक्रोमेंसर होने के वजह से सिस्टम बाइंडिंग प्रोसेस होने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स था वो सब कुछ इनके पास आ गया था। इसी वजह से ये सिस्टम इनके साथ बाइंड हो रहा है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम स्पेस है। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम लोडिंग खत्म हो जाता है तब यहाँ पे ये समझ पाता है कि ये सिस्टम ने उसके बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल को भी ऐड कर दिया है, उसके साथ साथ एक टैलेंट भी। ये पूरी तरीके से गॉड लाइक सिचुएशन था यिन के लिए। अब यहाँ पे यिन खुद के 10 स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए एक स्केलेटन वॉरियर को भी तैयार कर सकता था। इसका एट्रीब्यूट्स नॉर्मल स्केलेटन वॉरियर से बहुत ज्यादा था एंड यहाँ पे स्केलेटन वॉरियर का एट्रीब्यूट्स 5 टाइम्स तक इंक्रीज भी हो गया था। अब यहाँ पे इनके पास जो डैमेज ट्रांसफर स्किल था उसके हेल्प से वो सेम लेवल के ओपोनेंट के लिए इनविजिबल एनिमी था। यहाँ पे उस इतना तो श्योर था कि उसे अब कोई नहीं हरा सकता। अब अगले दिन सवेरे हमें नोवाइस लेवल डंजन को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे गाओ यांग यिन को पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ टीम अप करना चाहेगा, बट यहाँ पे यिन गाओ यांग को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। गाओ यांग भी हमें गुस्से में यिन को पूछ लेता है कि क्या वो उसके पावर को लुक डाउन कर रहा है। यहाँ पे तो वो बहुत ज्यादा सिंसियरली इनसे पूछा है कि वो एक साथ टीम अप करके जाएंगे या नहीं। यहाँ पे यिन उसे कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। अब यिन तभी पीछे मुड़ के गाओ यांग को डायरेक्टली कह देता है कि इस वाले डंजन पे टीम अप करके जाना मतलब खुद के प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देना है। तो यहाँ पे अगर वो अकेला जाएगा वही बेटर रहेगा उसके लिए। इवन यहाँ पे जिया भी कहती है कि हाँ यहाँ पे यिन ने जो जो बातें कहा वो बिल्कुल सच है। यहाँ पे अगर कोई एक पर्सन टीम अप होकर किसी और के साथ इस वाले लो लेवल डंजन पे जाता है तो जो एक्सपीरियंस पॉइंट रहेगा वो दोनों के अंदर ही इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इवन यहाँ पे जिया को सीनियर ने कह ही दिया था कि इस वाले डंजन पे सोलो जाना ही कोई एक वॉरियर के लिए अच्छा रहेगा अगर वो लेवल अप करना चाहता है। तो अगर कोई एक वॉरियर अंडर लेवल 10 होता है तो उसे टीम अप नहीं करना चाहिए। लेवल 10 होने के बाद ही वो अगर टीम अप करेगा वही बेटर रहेगा उसके लिए। सो इस डंजन पे सोलो जाना ही एक बेस्ट सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल यहाँ पे सबके सबको कह देते हैं कि जिया एंड यिन ये दोनों ही सपोर्ट के बिना इस वाले डंजन पे जा सकते हैं, बट बाकी जितने सारे प्लेयर्स है उन सबको सपोर्ट लेके ही जाना चाहिए बिकॉज ये डंजन लोअर लेवल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डंजन खतरनाक नहीं है। तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स को खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, जिस वजह से उनको शायद से खुद के साथ एक सपोर्ट प्लेयर भी रखना चाहिए। प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि वो सबके सब अभी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स है, तो उनके पास कोई भी ट्रिक या फिर स्कीम्स नहीं है जिसके हेल्प से वो इस डंजन को इजीली क्लियर कर पाए। तभी एक स्टूडेंट यहाँ पे पूछ लेता है कि जिया एंड यिन इन दोनों को क्यों सपोर्ट का जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि जिया अभी जियाजिंग एकेडमी को टारगेट करके जा रहा है, तो यहाँ पे जिया को कोई भी सपोर्ट ले जाने का जरूरत नहीं है और ऊपर से वो एक एलिमेंटल मेज है, तो ये जो डंजन है इसे क्लियर करना जिया के लिए उतना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। एंड यहाँ पे जिया को और भी ज्यादा फास्ट लेवल अप करना पड़ेगा दूसरों से। एंड यहाँ पे अगर लिन का बात किया जाए तो यहाँ पे मास्टर जैंग एंड प्रिंसिपल दोनों को ही पता नहीं है कि लिन का पावर असलियत पे है क्या, बट यहाँ पे अगर कोई भी सपोर्ट प्लेयर इनके साथ टीम अप होना चाहता है तो वो इनसे जाके पूछ सकता है। बाकी जितने सारे लड़कियां थे वो सबके सब तो इनके अनडेड सोल्जर्स की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी यहाँ पे लिन प्रिंसिपल को कह देते हैं कि वो भी अभी जियाजिंग एकेडमी में आने के लिए एम कर चुका है। अब ये बात सुन के प्रिंसिपल भी हैरान हो जाते हैं एंड लिन को पूछते हैं कि क्या उसे पता भी है जियाजिंग एकेडमी कितना ज्यादा हार्ड एकेडमी है एंड उसमें ज्वाइन होना कितना ज्यादा हार्ड है। अब यहाँ पे उस एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए लिन को एटलीस्ट लेवल 12 तो होना ही पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पे लिन सेफ रहना चाहता है तो उसे लेवल 15 पे आना पड़ेगा फाइनल ट्रेल से पहले। इवन यहाँ पे लिन का जो सिस्टर थे वो भी लेवल 16 के बाद ही जियाजिंग एकेडमी में एडमिट हुए थे। प्रिंसिपल यहाँ पे इनको पूछ लेता है कि क्या उसे लगता है कि लेवल 12 में जाना वो भी कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इतना ज्यादा इजी है। यहाँ पे अगर लिन लेवल 15 तक पहुंच जाता है तो उसके बाद लेवल अप करना लिन के लिए भी हार्ड हो जाएगा। एंड वैसे भी इस वाले नोवाइस डंजन पे जो मॉन्स्टर्स रहते हैं उनका मैक्सिमम लेवल है लेवल 8 एंड यहाँ पे लिन कभी भी लेवल 12 तक तो नहीं पहुंच सकता सिर्फ और सिर्फ इस डंजन को क्लियर करने के बाद। एंड वैसे भी लिन का सिर्फ और सिर्फ लेवल ही वहाँ पे देखा नहीं जाएगा, और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है जिन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद ही वो जियाजिंग एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है। तभी यहाँ पे लिन कॉन्फिडेंटली प्रिंसिपल को कहते हैं कि उसके पास कॉन्फिडेंट है इतना कि वो जियाजिंग एकेडमी में ज्वाइन हो पाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिन को गुड लक कहता है। प्रिंसिपल भी सोच रहे थे कि लिन के पास एक हिडन प्रोफेशन है, तो शायद से लिन यहाँ पे
जियाजिंग एकेडमी में जा भी सकता है एंड ये काम लिन पॉसिबल कर सकता है उसके पावर्स को यूज करके। अब जिया यहाँ पे पोर्टल में घुसने से पहले लिन को कहता है कि यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो ये वाला डंजन क्लियर करने के बाद कौन सबसे बढ़िया एंड सबसे फास्ट लेवल अप करेगा यही देखने का बात है। तो यहाँ पे जिया देखना चाहता है कि लिन सारा मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप ज्यादा करता है या फिर जिया, एंड यहाँ पे जिया फुल्ली कॉन्फिडेंट था कि वो यहाँ पे लिन को हरा देगी इस वाले चैलेंज पे। इवन लिन भी यहाँ पे समझ पाता है कि जिया बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ये सारे चीजों को लेके, बट यहाँ पे वो इन सारे चैलेंजेस के ऊपर ज्यादा माइंड नहीं करता है। अब यहाँ पे पोर्टल में घुसने के बाद ही लिन एक अनडेड नाइट को समवन कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पास से 10 स्पिरिचुअल पॉइंट्स चला जाता है। अब लिन ने पूरे के पूरे रात में मेडिटेट किया था, जिस वजह से लिन का जो स्पिरिचुअल पॉइंट्स था वो रिप्लेनिश हो गया था एंड उसके पास अभी टोटल अब 40 स्पिरिचुअल पॉइंट्स था। इस वजह से वो 4 अनडेड नाइट्स को समवन कर सकता था। अब लिन यहाँ पे वो सारे अनडेड नाइट्स को समवन करने के बाद उन सबको छोड़ देता है मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। अब ये सारे के सारे नाइट्स आसपास के जितने सारे मॉन्स्टर्स थे उन सबको मारने लगता है, जिस वजह से लिन को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलता है। लिन भी यहाँ पे समझ पाता है कि उसका ये जो प्रोफेशन है ना ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है उसके लिए। वो कुछ मिनट के अंदर ही खुद के एक्सपीरियंस को 10% तक इंक्रीज कर चुका है। आधे घंटे के अंदर यहाँ पे लिन का लेवल अप भी हो जाता है। उसके बाद यिन 2 लेवल 2 अनडेड्स को समवन कर सकता था। इन सारे अनडेड सोल्जर्स का स्टैट्स भी इंक्रीज यहाँ पे हो जाता है एंड यहाँ पे यिन टोटल ऑफ 8 स्केलेटन वॉरियर्स को समवन कर सकता था एंड यहाँ पे इसी वजह से यिन का जो प्रोडक्टिविटी था वो भी बढ़ जाता है एंड उसका लेवल अप भी बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। बट ये सब कुछ अभी यिन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनिंग था। यहाँ पे यिन के पास एक और फंक्शन था। लिन यहाँ पे एक मैप टाइप का चीज को ओपन करता है। ये उसके प्रोफेशन के अंदर ही था। जब वो उसके स्केलेटन सोल्जर्स को डिटेक्ट कर रहा था तो उसका स्केलेटन सोल्जर्स ही इस तरीके से एक मैप को क्रिएट कर रहे थे, जिस वजह से लिन को इस पूरे के पूरे डंजन का एक लेआउट मिल जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स थे जिसको स्केलेटन मॉन्स्टर्स मिस कर दिए थे। लिन भी यहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर्स को देख पाता है एंड ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे जिंदा, ये लिन के लिए अच्छा बात है बिकॉज वो खुद के पैसिव स्किल को ये मॉन्स्टर्स के ऊपर यूज करता है। उसका ये पैसिव स्किल्स का नाम था सोल ब्लेज। अब ये जो स्पेल था इसे यूज करने के बाद लिन इजीली उस कैट टाइप मॉन्स्टर को मार डालता है। यहाँ पे लिन के पास जो स्पिरिचुअल अटैक था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये किसी भी तरीके का फिजिकल एंड मैजिकल डिफेंसेस को इग्नोर करके एनिमी के ऊपर अटैक करता था। इस वजह से इस अटैक का फुल ब्लो लिन के एनिमीज के ऊपर लगता था। यहाँ पे लिन के पास जो सेटअप स्किल्स था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इवन यहाँ पे अगर लिन खुद के फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट नहीं भी करता है फिर भी ये जो नेक्रोमेंसी प्रोफेशन है ये कोई भी एक लेजेंडरी प्रोफेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी लिन यहाँ पे लेवल अप करता है फिर से। जितना ज्यादा वो लेवल अप करता है उतना ही ज्यादा वो खुद के स्केलेटन वॉरियर्स को समवन करने लगता है एंड खुद का जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ाता है। अब यहाँ पे इस नोवाइस डंजन का ऑनगोइंग टाइम था 12 आवर्स एंड अब तक 4 घंटे बीत चुका था एंड ऑलरेडी यिन 4 लेवल तक भी पहुंच चुका था। अगर लिन इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहा तो वो लेस देन 1 घंटे के अंदर ही फिर से लेवल अप हो जाएगा। अब यहाँ पे इस डंजन पे अगर लिन लेवल 8 तक पहुंच जाता है तो वो जियाहेई सबरविया नाम का एक जगह पे जा सकता है जहाँ पे और भी ज्यादा हायर लेवल मॉन्स्टर्स लिन को मिलेगा, इससे वो और जल्दी लेवल अप हो पाएगा। अब यहाँ पे इस डंजन के बाहर हम लोग जियाजुई के फादर को देख पाते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे मास्टर जिया को कहते हैं कि क्या वो खुद के बेटी को देखने के लिए यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे जिया का फादर तो कह देता है कि ये सब कुछ प्रिंसिपल के बदौलत हुआ है कि आज उसका बेटी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे प्रिंसिपल ने सच में बहुत अच्छा केयर भी किया है जियाजुई का। इस वजह से जिया का फादर यहाँ प्रिंसिपल के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कहता है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। जिया एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है एंड वैसे भी ये जो ट्रांसमिशन प्रोफेशन का प्रोसेस था वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा है जियाजुई के लिए। वो एक रेयर टाइप प्रोफेशन एलिमेंट मैच भी पाया है वहाँ से। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे जियाजुई के फादर को ये सब कुछ के बारे में पहले से ही शायद से पता होगा। अब जियाजुई के फादर के लिए भी थोड़ा बहुत सैड सिचुएशन था बिकॉज वो कल बहुत ज्यादा बिजी थे, इसी वजह से वो उस प्रोसेस को नहीं देख पाए एंड खुद के बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। बट यहाँ पे जियाजुई का फादर उसके बेटी को इसलिए देखने के लिए आया बिकॉज वो उसके बेटी का फर्स्ट डंजन मिशन को देखना चाहता है। अब प्रिंसिपल यहाँ पे कहते हैं कि जिया का जो सीनियर्स है मतलब सीनियर सू एंड सीनियर लिनसियोंग दोनों के पास ही तब रेयर प्रोफेशंस था। वो दोनों जब इस डंजन से बाहर निकले थे तो उन दोनों का लेवल 5 था। यहाँ पे प्रिंसिपल इतना तो श्योर है कि जिया का जो लेवल है वो इन दोनों टैलेंट से सेम ही होगा। इवन यहाँ पे जिया का फादर भी
कहता है कि ये चीज अगर होता है तो वो जिया के लिए अच्छा होगा, बिकॉज जिया एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव लड़की है। अब यहाँ पे फ्यूचर के कुछ फ्यू डेज में ये सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे लेवल अप करेंगे ये आज के दिन ही डिसाइड हो जाएगा। इस डंजन को क्लियर करने के बाद प्रिंसिपल को भी यहाँ पे पता था कि अगर जियाजुई आज इस वाले डंजन को क्लियर करके लेवल 5 तक नहीं पहुंचती है तो शायद से उसके लिए भी जियाजिंग एकेडमी में ज्वाइन होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तभी प्रिंसिपल ये सोचने लगते कि लिन मोयू अभी कौन से लेवल पे होगा। इवन तो वो भी एक हिडन प्रोफेशन को हासिल किया था, बट फिर भी यहाँ पे प्रिंसिपल को अभी तक पता नहीं चला कि लिन मोयू का असली लेवल क्या है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये था कि जब भी कोई स्टूडेंट इस डंजन के अंदर जाएगा तो उनके पास एक इंडिविजुअल काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके ठीक 12 घंटे बाद ही उन सबको उस डंजन से निकाल दिया जाएगा, वो उस डंजन में कहीं पे भी हो वहां से। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एंड मास्टर जिया दोनों ही 12 घंटे तक वेट करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग यहाँ पे देखना चाहते थे कि इस साल के स्टूडेंट्स का लेवल अप कितना बढ़िया होता है। अब यहाँ पे जियाजुई का फादर प्रिंसिपल को पूछते कि कल जियाजुई के अलावा भी एक और लड़के को एक हिडन प्रोफेशन मिला था ट्रांसम्यूटेशन के बाद, अब वो हिडन प्रोफेशन क्या है। तभी प्रिंसिपल यहाँ पे कहते हैं कि लिन को असलियत पे एक नेक्रोमैंसर प्रोफेशन मिला था। प्रिंसिपल इससे पहले कभी भी नेक्रोमेंसी प्रोफेशन को नहीं देखे थे, इस वजह से प्रिंसिपल को भी नहीं पता था कि ये प्रोफेशन कितना ज्यादा पावरफुल है। अब लिन का बड़ी बहन का नाम था लिन मोहान। प्रिंसिपल यहाँ पे जियाजुई के फादर को कहते हैं कि अगर जियाजुई जियाजिंग एकेडमी में ज्वाइन कर पाती है तो शायद से लिन मोहान यहाँ पे जियाजुई को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है प्रोग्रेस में। तो हमें लिन को दिखाया जाता है जिसे ये पता चल गया था कि उसका जो स्केलेटन है वो लिन से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी ही बना के रख सकता है, उससे ज्यादा दूर वो नहीं जा सकते। सो यहाँ पे लिन के लिए ये जो 500 मीटर का एरिया है ये एक AFK पॉइंट है जहाँ पे वो बैठे बैठे ही लेवल अप कर सकता है खुद के प्रोफेशन को यूज करते हुए। अब यहाँ पे इस डंजन को क्लियर करते हुए 7 घंटे बीत चुके थे, बट लिन को तब भी कोई लेवल 8 मॉन्स्टर्स नहीं मिला था। अब लिन भी यहाँ पे सोच रहा था कि बाकी जितने सारे स्टूडेंट्स इस वाले डंजन पे आए हैं वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अभी। तभी यहाँ पे लिन सामने की ओर जाने लगता है, बट उसके सामने से तभी एक ट्री का ब्रांच आके उसे बहुत जोरदार एक अटैक देता है एंड लिन यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। लिन भी यहाँ पे समझ पाता है कि उसके सामने जो मॉन्स्टर है वो एक लेवल 8 मॉन्स्टर है। लिन भी यहाँ पे सोच रहा था कि ये अगर इस डंजन का लेवल 8 मॉन्स्टर है तो इनको शायद से इस मॉन्स्टर के साथ भी फाइट करना चाहिए। वो अभी देखना चाहता है कि स्टैट इंक्रीज होने के बाद उसका ये जो स्केलेटन्स है ये कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे लिन के हर एक स्केलेटन्स को छोड़ देता है उस पेड़ के ऊपर, वो पेड़ खुद के ब्रांचेस से इन सारे स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है। इवन बहुत सारे स्ट्राइक्स देने के बाद भी इनका जो स्केलेटन वॉरियर्स थे वो यहाँ पे इस ट्री को मार नहीं पाते। लिन तभी यहाँ पे कुछ स्केलेटन नाइट्स को भी उस ट्री के ऊपर भेज देता है। लिन यहाँ पे समझ पाता है कि लेवल 8 मॉन्स्टर को हराना इस वाले डंजन पे सच में उतना ज्यादा इजी तो नहीं होगा लिन के लिए भी, बट यहाँ पे लिन हार नहीं मानेगा बिकॉज लिन को यहाँ पे पता है कि इस पूरे के पूरे डंजन के हर एक साइड में बहुत सारे फुल वाइप ट्रीज मतलब इस जैसा मॉन्स्टरस ट्रीज हैं जिनको मार के लिन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस को गैदर कर सकता है। ये जो प्लेस है ये लिन के लिए एक लेवल अप सेंचुरी है। अब लिन यहाँ पे खुद के स्केलेटन सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है एंड उस ट्री को मार डालता है। उसका स्केलेटन सोल्जर्स यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से इन सारे लेवल 8 मॉन्स्टर्स को भी इजीली मार रहे थे। उसके बाद तभी हम लोग बाहर पे देख पाते हैं कि प्रिंसिपल एंड बाकी जितने सारे लोग थे वो यहाँ पे स्टूडेंट्स का वेट कर रहे थे। वो लोग समझ पाते हैं कि इस पोर्टल के अंदर से कोई एक पर्सन अभी बाहर निकल रहा है। अब ये चीज देख के प्रिंसिपल थोड़ा सा हैरान हो जाता है बिकॉज अभी तक टाइम आउट तो नहीं हुआ है, बट फिर भी कोई पर्सन यहाँ पे डंजन से बाहर निकल रहा है। क्या इस डंजन के अंदर कोई एक हादसा हुआ है जिस वजह से ये चीज हो रहा है यहाँ पे। इवन यहाँ पे प्रिंसिपल ये भी सोच रहे थे कि लेवल 8 के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कोई एक प्लेयर को सबसे पहले इस डंजन के गार्डियन को हराना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा टफ है। या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी ने उस गार्डियन को भी हरा दिया है। प्रिंसिपल यहाँ पे तभी देख पाते हैं कि लिन बाहर निकल आता है। वो यहाँ पे लिन को पूछ लेता है कि वो इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गया। अब लिन भी प्रिंसिपल को कहते कि इस डंजन के अंदर जितने सारे मॉन्स्टर थे उन सबको लिन ने मार डाला है। प्रिंसिपल भी यहाँ पे लिन के लेवल को देखते हैं एंड वो भी समझ पाते हैं कि लिन का जो लेवल है वो लेवल 7 तक पहुंच चुका है। इवन प्रिंसिपल भी हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे के अंदर लिन यहाँ पे लेवल 7 तक पहुंच चुका है। लिन यहाँ पे कहता है कि इस डंजन के अंदर बहुत कम मॉन्स्टर है जिस वजह से लिन अभी सिर्फ और सिर्फ लेवल 7 तक ही पहुंचा है। अगर थोड़ा बहुत और मॉन्स्टर यहाँ पे रहता तो वो शायद से लेवल 8 तक भी पहुंच जाता। तभी यहाँ पे लिन प्रिंसिपल को पूछ लेते हैं कि वो अभी दिहाई सबरबिया पे जाना चाहता है, क्या यहाँ पे प्रिंसिपल वहाँ पे जाने के लिए लिन को परमिशन देंगे। बट यहाँ पे प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा हैरान थे, उनको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कोई एक पर्सन स्नो वाइट डंजन के हर एक मॉन्स्टर्स को मार लिया है। ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे लिन इस
फीट को अचीव कर पाया है। क्या ये सब कुछ हुआ है लिन के नेक्रोमेंसी एबिलिटी की वजह से? प्रिंसिपल तो यहाँ पे ये सब कुछ सोचने लगते हैं। अब प्रिंसिपल यहाँ पे खुश होकर लिन को कहते हैं कि वो लिन के इस रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा एंड लिन को एक ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट भी देगा। प्रिंसिपल यहाँ पे लिन को कहता है थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के लिए, बिकॉज बाकी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी अभी बाहर निकलना होगा इस डंजन से। उसके बाद ही वो लिन का काम कर देगा एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स को एकेडमी में भी छोड़ आएगा। तभी जियाजुई का फादर यहाँ पे खुद के असिस्टेंट को पूछ लेता है कि ये लड़का इतनी जल्दी उस डंजन से क्यों बाहर निकल आया है, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ है इस लड़के के साथ? तभी यहाँ पे एक और असिस्टेंट कहते हैं कि ये लड़का अकेला क्यों आया है, इसका टीम मेंबर्स कहाँ पे है? प्रिंसिपल तो यहाँ पे खुश होकर उन सबको बता देता है कि इस लड़की का नाम है लिन एंड इस लड़के ने इस नोवाइस लेवल डंजन का जितने सारे मॉन्स्टर्स थे उन सबको स्लॉटर कर दिया है, इवन जो लेवल 8 के मॉन्स्टर्स थे उन सबको भी मार डाला है। यहाँ पे प्रिंसिपल भी समझ पाते हैं कि लिन का जो हिडन प्रोफेशन है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे एक असिस्टेंट जियाजुई के फादर को कहते हैं कि अगर ऐसा ही बात है तो ये कहना पड़ेगा कि नेक्रोमेंसी जो प्रोफेशन है इसका पावर बाकी जितने सारे प्रोफेशन आज तक तैयार हुआ है उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इवन यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि ये एक टाइप का लेजेंडरी प्रोफेशन है। अब एक और असिस्टेंट कहते हैं कि उसे पता नहीं है कि लेजेंडरी प्रोफेशन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, बट एक लेजेंडरी प्रोफेशन के लिए भी इतना ज्यादा स्पीडली लेवल अप करना सच में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वो असिस्टेंट भी समझ पाता है कि अगर नेक्रोमेंसी और भी ज्यादा लेवल अप कर लेता है ये लड़का तो सच में इस लड़के के पास भी इनक्रेडिबल पावर आ जाएगा। प्रिंसिपल कहते हैं कि इस लड़के का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो उन सब को उसके फ्यूचर को लेके कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ये लड़का भी जियाजिंग एकेडमी में जाता है तो उस एकेडमी के टीचर्स के लिए ये लड़का थोड़ा सा हेडेक तो बन सकता है। इवन जियाजुई का फादर भी कहता है कि उसका लड़की बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है बचपन से ही, अगर ये लड़का ये सब कुछ करता रहा तो शायद से ये चीज जियाजुई के लिए इम्पैक्ट करेगा उसके फ्यूचर में। प्रिंसिपल तो हंसते हुए यहाँ पे जियाजुई के फादर को कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं, बाकी जितने सारे इयर्स तक अभी ये दोनों ने कम्पीट किया है उन सारे के सारे इयर्स में जो एग्जाम हुआ था उन सारे के सारे एग्जाम में लिन फर्स्ट आया था एंड जियाजुई सेकंड। सो लगातार 2 ईयर तक ऐसा ही हुआ है जियाजुई के साथ। जियाजुई का फादर भी यहाँ पे परेशान होकर सोचता है कि ऐसा कुछ हुआ है। वो भी खुद के मन में सोच रहे थे कि उसके बेटी ने अभी तक ये सब कुछ के बारे में तो उसे कुछ कहा नहीं है। अब लिन वहाँ पे बैठे हुए सोच रहा था कि उसका जो स्पिरिचुअल पावर है उन सबको यूज करते हुए अभी वो 24 स्केलेटन वॉरियर्स को समवन कर सकता है, बट उसका जो समवनिंग कैपेसिटी है वो 70 तक पहुंच चुका है। अगर यहाँ पे लिन को वो सारे के सारे स्पॉट्स को ऑक्यूपाई करना है तो यहाँ पे लिन को बहुत ज्यादा टाइम तक ग्राइंड करना पड़ेगा पावर को। तभी हम लोग देख पाते कि जियाजुई इस पोर्टल से बाहर निकलता है। वो भी यहाँ पे सोच रहे थे कि जरूर से इस बार लिन से बढ़िया काम किया है एंड इस बार वो शायद से नहीं हारा है लिन से। यहाँ पे जियाजुई का लेवल 5 हो जाता है। वो इतना तो श्योर हो जाती है कि लिन का लेवल 5 से ज्यादा तो नहीं होगा। यहाँ पे जियाजुई को लग रहा था कि उसने एक पर्सनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है लेवल 5 होके एक नोवाइस डंजन में, बट वो यहाँ पे इधर उधर लिन को ढूंढने लगता है। जब वो लिन को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। यहाँ पे सोच रहा था कि ये लड़का इतनी जल्दी इस डंजन से बाहर निकल आया। जब वो लिन के स्टैट्स को देखता है तो वो समझ पाता है कि लिन तो लेवल 7 तक पहुंच चुका है। जियाजुई भी यहाँ पे सोचने लगती है कि ये लड़का कैसे लेवल 7 तक पहुंच सकता है, ये काम करना क्या पॉसिबल भी है कोई एक प्लेयर के लिए। तभी यहाँ पे जियाजुई का फादर उसे कार में बैठने के लिए कहता है। जियाजुई भी खुद के फादर को कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बट अब भी यहाँ पे जियाजुई सोच रही थी कि कैसे लिन लेवल 7 तक पहुंच सकता है। अब गाड़ी में बैठने के बाद लिन थोड़ा सा तो उदास हो जाती है। यहाँ पे जियाजुई का फादर कहते हैं कि क्या वो अब भी उस लड़के के साथ कम्पीट कर रही है, क्या उसे उस लड़के के साथ कम्पीट करने में कोई हेल्प का जरूरत है। तो जियाजुई भी कहती है कि ये लड़का सच में इनक्रेडिबल है। ये लड़का अगले 3 साल से लगातार जियाजुई से ज्यादा पावर हासिल किया है, एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल दोनों सिचुएशन में ही। बट यहाँ पे जियाजुई को खुद के फादर का कोई भी हेल्प का जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे उस लड़के के साथ डेडिकेटेडली कम्पीट करना चाहती है एंड वो जरूर एक न एक दिन लिन को हरा के रहेगी। तो जियाजुई का फादर यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, बट यहाँ पे शायद से जियाजुई को ये जान लेना चाहिए कि
लिन ने 10 घंटे के अंदर ही उस डंजन को क्लियर कर दिया था एंड उस डंजन के अंदर जितने सारे लेवल 8 मॉन्स्टर्स थे उन सबको भी मार दिया था। अब ये बात सुन के तो जियाजुई और भी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड सोचती है कि लेवल 8 मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दिया, मतलब क्या है। इवन यहाँ पे जियाजुई जब उस डंजन के अंदर थी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ लेवल 7 मॉन्स्टर्स के एरिया तक ही पहुंच पाई थी। जियाजुई को एक भी लेवल 8 मॉन्स्टर नहीं मिला था उस डंजन में। जियाजुई भी यहाँ पे सोचती है कि लिन ने ऑलरेडी सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था, तो यहाँ पे क्या अगर इस डंजन के अंदर और भी मॉन्स्टर्स रहता तो शायद से लिन का लेवल 8 भी हो सकता था। तभी उस वाले डंजन से गाओयांग बाहर निकलता है। वो यहाँ पे जब लिन के लेवल को 7 देखता है तो वो उसके पैर में गिर जाता है एंड लिन को खुद का बॉस कहने लगता है। वो यहाँ पे लिन को रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो अगली बार से लिन के साथ डंजन क्लियर के मिशन में जा सकता है। अब लिन भी यहाँ पे ज्यादा बातें ना बढ़ाते हुए उसे हाँ कह देता है। अब गाओयांग भी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो यहाँ पे लिन को कहता है कि वो कल सुबह लिन के लिए कूल गेट के सामने वेट करेगा। अब नेक्स्ट डे में हम लोगों को पता चलता है कि लिन यहाँ पे गाओयांग को ना लेके ही उस एरिया से चला गया था, जो देख के तो गाओयांग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। प्रिंसिपल यहाँ पे गाओयांग को कहते हैं कि लिन अभी जिहेई सनवड़ी पे गया है। अब यहाँ पे ये चीज देख के गाओयांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे समझ पाता है कि लिन ने उसे बेवकूफ बनाया था। तभी हमें सेंगजी एम्परर एक्सचेंज का एरिया दिखाया जाता है। अब लिन यहाँ पे आया था कुछ मिशंस को लेने के लिए। उसे पता था कि यहाँ पे जो मिशंस है उनसे अच्छा खासा उसे गोल्ड मिलेगा। लिन जब देखता है उस टर्मिनल पे तो वो समझ पाता है कि यहाँ पे जो मिशंस है वो बहुत अच्छे खासे गोल्ड को पे कर रहा है कोई एक प्लेयर को, बट यहाँ पे शायद से ये सारे मिशंस उतना ही ज्यादा हार्ड भी होगा एंड ऐसा भी हो सकता है कि लिन को एक आर्मी ऑफ मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई करना पड़ सकता है। लिन यहाँ पे समझ पाता है कि अभी के लिए तो वो ये सारे मिशंस को ले नहीं सकता। अभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है। वो यहाँ पे लिन को कहता है कि क्या वो एक लेवल 7 नेक्रोमेंसर है, बट यहाँ पे ये नेक्रोमेंसर प्रोफेशन असलियत पे है क्या, एंड ये लड़का कौन से सिटी टाउन एंड एकेडमी से आया है। अब वो गार्ड यहाँ पे लिन को समझा देता है कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो अभी काम में लग चुका है, तो वो इस वाले एम्पायर के हर एक जगह पे घूम सकता है एंड उसके भी ऊपर से वो अगर कोई भी मिशंस या फिर डंजन को क्लियर करने के लिए जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा संभाल के जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स रहते हैं। स्पेशली नाइट में तो वो सारे मॉन्स्टर्स और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो उसके ऊपर से भी अगर लिन कोई भी डेंजरस सिचुएशन में पड़ता है तो शायद से उसे उसी टाइम पे रिट्रीट होके यहाँ पे वापस लौट आना चाहिए, बिकॉज कोई एक पर्सन के लिए उसका लाइफ ही सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। अब यहाँ पे इस वर्ल्ड को बाहर निकलने के बाद लिन बाहर के वर्ल्ड को देख पाता है। वो समझ पाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड नहीं है, इस वर्ल्ड के पीछे जो वर्ल्ड है ये पूरी तरीके से एक डिफरेंट एरिया है, ये वाइल्डनेस है। यहाँ पे ही लिन को वो सारे बीस्ट का आवाज सुना ही दे रहा था एंड यहाँ पे बहुत सारे ब्लड भी उसे सूंघने को मिल रहा था। अभी हम लोग देख पाते हैं कि एक गॉब्लिन टाइप मॉन्स्टर लिन के पीछे छुप के उसके ऊपर नजर रखे हुए था। अब यहाँ पे वो गॉब्लिन लिन के ऊपर अटैक कर पाता, उससे पहले लिन एक स्केलेटन वॉरियर को समवन करता है एंड उसे ऑर्डर करता है उस गॉब्लिन को मार डालने के लिए। अब वो गॉब्लिन भी खुद के वेपन से डायरेक्टली उस स्केलेटन वॉरियर के ऊपर अटैक कर देता है। लिन को यहाँ पे पता था कि एक लेवल 10 गॉब्लिन हायर लेवल स्केलेटन वॉरियर्स के सामने कुछ भी नहीं है, तो उसका स्केलेटन वॉरियर्स इस तरीके के मॉन्स्टर्स को तो इजीली संभाल पाएगा। एंड हम लोग देख भी पाते हैं कि वो गॉब्लिन उसके स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक तो करता है, बट उस अटैक का इफेक्ट उस स्केलेटन वॉरियर के ऊपर नहीं होता। अब यहाँ पे वो गॉब्लिन जब ये चीज देखता है तो वो समझ पाता है कि इस वाले स्केलेटन मॉन्स्टर को वो मार नहीं सकता, तो वो उस एरिया से भागने लगता है। अब लिन का जितने सारे स्केलेटन वॉरियर्स थे वो सबके सब यहाँ पे उस गॉब्लिन का पीछा करने लगते हैं। लिन भी यहाँ पे समझ पाता है कि इस गॉब्लिन का एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके पास से एक्सपीरियंस भी लिन को बहुत ज्यादा मिलेगा एंड लिन फाइनल ट्रेन होने से पहले ही शायद से लेवल 15 तक भी पहुंच सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि इनके पास जितने सारे स्केलेटन वॉरियर्स है वो उस एरिया पे मौजूद सारे के सारे गॉब्लिन को मारने लगते हैं एंड लिन को यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने स्टार्ट हो जाता है। लिन भी यहाँ पे सोच रहा था कि उसका सिस्टर फाइनल ट्रेल से पहले लेवल 16 तक पहुंच चुकी थी, बट वो इस फीट को कैसे हासिल किया था ये अभी तक लिन को समझ नहीं आया है। अब यहाँ पे लिन खुद के सिस्टर के साथ मुलाकात करने के लिए जियाजिंग एकेडमी में ज्वाइन होना चाहता था। अब यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद लिन का जो स्टैट्स था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इवन दो उसका स्टैट में ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट नहीं होता, बट उसका स्पिरिचुअल जो पावर है वो 120 तक बढ़ जाता है एंड अभी उसके पास 320 स्पिरिचुअल पॉइंट्स था। लिन को यहाँ पे पता था कि लेवल 10 होने के बाद जो लेवल का रिवॉर्ड रहता है एक्सपीरियंस बूस्ट के साथ वो बहुत ज्यादा हो जाता है एंड उसके भी ऊपर से लिन एक मेज टाइप वॉरियर है, तो उसके लिए ये और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे लिन
बहुत जल्दी लेवल 10 तक भी पहुंच जाता है। इवन उसने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वो लेवल 10 तक पहुंच जाएगा। इवन यहाँ पे लिन का जो टैलेंट था वो भी बढ़ जाता है एंड उसका जो स्केलेटन वॉरियर्स थे वो भी ब्रोंज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही चीज नहीं था, उसके ऊपर से उसका ये जो ब्रोंज स्केलेटन वॉरियर था इसके पास एक एक्टिव रेज स्किल भी था। अब लिन तो यहाँ पे समझ पाता है कि लिन इस पूरे के पूरे एरिया को ही रूल कर सकता है खुद के ब्रोंज स्केलेटन वॉरियर के हेल्प से। बट जब यहाँ पे लिन आसपास देखता है तो वो समझ पाता है कि इस एरिया के अंदर और कोई मॉन्स्टर्स बचा ही नहीं है। उसने बहुत जल्दी इस पूरे के पूरे एरिया में जितने सारे मॉन्स्टर्स थे उन सबको क्लियर कर दिया था। बट तभी यहाँ पे एक टाइप का एरो इनके सामने से आ जाता है। लिन भी यहाँ पे घबराते हुए उस एरो को डॉच कर लेता है। तभी एक मास्क पहना हुआ पर्सन लिन के सामने आ जाता है। वो यहाँ पे उस पर्सन को पूछ लेती है कि वो कौन है, बट यहाँ पे लिन को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। यहाँ पे लिन समझ पाती है कि शायद से ये जो लड़की है ये असलियत पे एक एसासिन है। बट यहाँ पे इनके ऊपर जिसने अटैक किया है उसके पास तो एक आर्चरी प्रोफेशन रहना चाहिए। ये चीज को लेके लिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी हम लोग यहाँ पे दो पर्सन्स को देख पाते हैं जिसके अंदर एक के पास आर्चरी प्रोफेशन था एंड दूसरा एक वॉरियर था। लिन भी समझ पाता है कि उसके ऊपर यही आर्चर ने अटैक किया है। लिन समझ पाता है कि ये लोग असलियत में उस एसासिन को ढूंढ रहे हैं। बट यहाँ पे इन लोगों का जो डायरेक्शन सेंस था वो गलत था, इस वजह से वो कभी भी उस एसासिन को तो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो मेज टाइप वॉरियर था वो यहाँ पे कहता है कि ये जो एसासिन था ये बहुत ज्यादा कनिंग है, उसके भी ऊपर से वो एक एसासिन है तो उसे पकड़ना उनके लिए तो मुमकिन नहीं होगा। तभी वो आर्चर यहाँ पे लिन को पूछ लेता है कि क्या उसे पता है इस एरिया से कोई एक एसासिन गुजरा है या नहीं। अब लिन तो यहाँ पे उस आर्चर से गुस्सा था। वो यहाँ पे गुस्से में उस आर्चर को कहता है कि उसका एरो ऑलमोस्ट लिन को हिट करने वाला था, तो यहाँ पे उन लोगों को शायद से लिन से माफी मांगना चाहिए। अब वो आर्चर यहाँ पे लिन को सॉरी कह देता है, बट वो खुद के ही मन में सोचता है कि ये लड़का उसके एरो के साथ हिट होने के बावजूद अब भी उसे एक भी खड़ूस नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इन भी यहाँ पे कह देता है कि ये चीजें दोबारा ना करने के लिए यहाँ पे। अब वो आर्चर तो यहाँ पे उतना अच्छा गुड मूड में नहीं था, इसी वजह से वो सोच रहा था कि ये लड़का क्या इस तरीके से बातें करके उन दोनों को गुस्सा दिलाना चाहता है। तभी यहाँ पे जो दूसरा मेंबर था उसे यिन का जो स्केलेटन वॉरियर है वो दिखाई देता है। अब वो जो मेज है वो भी यहाँ पे समझ पाते कि ये असलियत पे अनडेड वॉरियर है। ये चीज देख के वो भी गुस्सा हो जाता है एंड वो यहाँ पे सोचने लगता है कि इस तरीके का अनडेड वॉरियर्स को तो सिर्फ वही क्रिमिनल्स समवन कर सकते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा घिनौने काम किया है इस दुनिया में। तो यहाँ पे वो लोग ये डिसीजन में पहुंचते हैं कि लिन असलियत पे कोई अच्छा लड़का तो नहीं है। आर्चर यहाँ पे खुद के मेज सबॉर्डिनेट को रुक जाने के लिए कहता है। अब मेज भी यहाँ पे जानता था कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिन के साथ लड़ नहीं सकता। अब लिन तभी उन दोनों को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि वो दोनों को खुद का किस्मत को अच्छा मानना चाहिए कि आज लिन का जो मूड है वो अच्छा है। लिन तो यहाँ पे जानता था कि ये दोनों अगर लिन के अगेंस्ट में कुछ करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे उनके अगेंस्ट में 100 टाइम वर्स सिचुएशन तैयार करेगा लिन खुद के अनडेड सोल्जर्स के हेल्प से। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन एक चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था। वो यहाँ पे बहुत टाइम से खुद के एक्सपीरियंस पॉइंट्स को गैदर कर रहा था। उसे भी यहाँ पे समझ में आता है कि वो जितना ज्यादा लेवल अप हो रहा है उतना ही मॉन्स्टर्स को किल करने के बाद एक्सपीरियंस पॉइंट उसे कम मिल रहा है। लेवल 10 के बाद लिन का जो एक्सपीरियंस पॉइंट रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है। लिन के कैलकुलेशन के मुताबिक अभी लिन को 5000 गॉब्लिन्स को मारना पड़ेगा अगर उसे अगले लेवल पे जाना है। तो अब लिन तो यहाँ पे समझ पाता है कि आज का रात वो 11 लेवल तक पहुंच नहीं सकता। इवन दो उसका अनडेड वॉरियर्स यहाँ पे सारा रात भर हर एक मॉन्स्टर को किल करे फिर भी उसके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा एक लेवल हासिल करना। अब लिन के पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ था, बट अभी लिन वापस भी नहीं जा सकता था। लिन तभी यहाँ पे डिसाइड करता है और ज्यादा एफर्ट को देने का इस काम में, बिकॉज उसे जियाजिंग एकेडमी में कुछ भी हो जाए भर्ती होना है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के मुताबिक लिन अगर लेवल 13 तक पहुंचना चाहता है वो कल तक इस तरीके से काम करते हुए पहुंच सकता है। बट अभी तक लिन ये चीज को लेके अनक्लियर है कि क्या वो अगले दिन लेवल 15 तक पहुंच पाएगा या नहीं। इनको भी यहाँ पे पता था कि लेवल 15 में जाने के बाद तो लेवल अप और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके कैलकुलेशन के मुताबिक अभी वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 16 तक ही पहुंच सकता है खुद के पावर्स के हेल्प से। लिन भी यहाँ पे सोच रहा था कि उसका बड़ा बहन कैसे इतनी जल्दी एंड इतने कम टाइम के अंदर लेवल 16 तक पहुंच पाई थी, बिकॉज लिन तो इतना श्योर था कि उसके बहन का जो लेवल अप ग्रोथ है वो लिन से तो बराबर नहीं है। इवन दो उसके बड़े बहन के पास एक लेजेंडरी प्रोफेशन था जिसका नाम था स्वॉर्ड डांसर। ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोफेशन था। यहाँ पे लिन इतना तो श्योर था कि वो कुछ ना कुछ तो मिस कर रहा है जिसको उसे ढूंढना पड़ेगा अभी।
अभी लिन यहाँ पे सोचता है कि क्या उसका सिस्टर जिहाई माइंस डंजन पे गया था, बिकॉज उस डंजन पे जो मॉन्स्टर्स का लेवल है वो बहुत ज्यादा है। शायद से इस वाले रेड में लिन का बहन ने कोई एक ग्रुप के साथ टीम अप किया था, जिस वजह से वो उस पूरे के पूरे डंजन को क्लियर करके इतना ज्यादा लेवल हासिल कर पाई है। इनको तभी याद आता है कि उसके बहन को बहुत सारे वुंड्स भी मिला था इस मिशन को करने के टाइम पे, शायद से इसी वजह से लिन के बहन को इतना ज्यादा चोटें लगा था। अब लिन भी यहाँ पे सोचता है कि शायद से उसका गेस सही रहेगा, बट कल के दिन वो उस वाले डंजन पे भी जाना चाहेगा। तभी यहाँ पे लिन के अनडेड सोल्जर को एक पर्सन का आहट महसूस होता है। लिन भी यहाँ पे सतर्क हो जाता है। लिन को यहाँ पे समझ आ जाता है कि कोई एक पर्सन यहाँ पे मिडनाइट के अंदर भी लेवल अप हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जो इतना ज्यादा डरावने एरिया पे आके भी मिडनाइट पे भी लेवल अप कर रहा है। ये कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो सकता। तभी लिन के पास सुनहरे वाला वही एसासिन लड़की आ जाती है। वो यहाँ पे डायरेक्टली लिन को पूछ लेती है कि क्या उसके पास कोई खाने के लिए चीज है। अब लिन भी उस लड़की को पहचान जाता है। अब लिन यहाँ पे कुछ बातें ना बढ़ा के उस लड़की को खुद का कुछ फूड दे देता है खाने के लिए। वो लड़की खुद के मास्क को उतार देती है एंड उसके बाद वो बहुत ज्यादा तेजी से खाने लगती है। यहाँ पे लिन भी समझ पाता है कि ये लड़की सच में बहुत ज्यादा भूखी थी शायद से, तभी यहाँ पे इतने तेजी से खाने की वजह से उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था गले में, बिकॉज उसके गले में खाना अटक गया था। तभी लिन उसे पानी देता है पीने के लिए। वो लड़की यहाँ पे बहुत तेजी से पानी भी पी लेती है। वो लड़की यहाँ पे थोड़ा बहुत खुश थी लिन के इस जैसे बिहेवियर के लिए। वो यहाँ पे शर्माते हुए लिन को पूछ लेता है उसका नाम क्या है। लिन तो यहाँ पे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था, इस वजह से वो सोच रहा था कि क्या उसे इस लड़की को खुद का नाम बताना चाहिए। वो लड़की भी यहाँ पे समझ पाती है कि लिन उतना ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता है, इसी वजह से वो लड़की यहाँ पे लिन को सजेस्ट करती है कि क्या वो लोग एक दूसरे के ऊपर एनालिसिस स्किल को यूज कर सकते हैं। तभी लिन एंड वो लड़की दोनों ही एक दूसरे की उंगली को टच करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि जो एनालिटिक स्किल है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब ये स्किल यूज करने के बावजूद लिन को उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वो जो एनालिटिक स्किल है वो फेल हो जाता है। ये देख के लिन भी यहाँ पे हैरान हो जाता है। अब वो लड़की भी यहाँ पे हंसते हुए कहती है कि लिन को शायद से उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, बट यहाँ पे उस लड़की को लिन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुका था। वो लड़की यहाँ पे देख पाती है कि लिन असलियत पे एक लेवल 10 प्लेयर है जिसका ऑक्यूपेशन है नेक्रोमेंसर। ऑफ कोर्स इस लड़की को भी पता नहीं था इस प्रोफेशन के बारे में, बट तभी उस लड़की को याद आ जाता है कि सुबह लिन के पास एक स्केलेटन वॉरियर भी खड़ा हुआ था, तो शायद से वो स्केलेटन वॉरियर रिलेटेड है लिन के इस प्रोफेशन के साथ। एंड यहाँ पे लिन का नेक्रोमेंसी स्किल को यूज करते हुए वो अनडेड क्रिएचर्स को समवन कर सकता है इस वर्ल्ड पे। वो लड़की यहाँ पे लिन को पूछ लेती है कि वो यहाँ पे बातें क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो सच में म्यूट है। बट तभी यहाँ पे लिन उस लड़की को पूछ लेता है कि उसे ये सारे चीजों को जानने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। अब लिन को बात करते हुए सुन के वो लड़की भी खुश हो जाती है। वो यहाँ पे समझ पाती है कि लिन असलियत पे म्यूट तो नहीं है। अब लिन यहाँ पे फिर से उसे वाई कहता है। वो लड़की भी यहाँ पे समझ पाती है कि लिन शायद से यहाँ पे पूछना चाहता है कि ये जो एनालिटिक स्किल है वो क्यों लिन को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उस लड़की के बारे में। वो लड़की भी यहाँ पे खुद के सीक्रेट को रिवील करते हुए कहती है कि उसके पास एक ब्लॉक्ड बैच है जिसके हेल्प से कोई भी एनालिटिक स्किल उसके इन्फॉर्मेशन को दूसरे पर्सन के पास नहीं भेज सकता है। एंड अगर यहाँ पे कोई एक पर्सन को इस बैच के पावर को सरपास करना है तो उसे इस बैच से 10 लेवल ज्यादा होना पड़ेगा। अब वो लड़की उस बैच को वैनिश कर देती है। वो यहाँ पे लिन को कहती है फिर से एनालिटिक स्किल को यूज करने के लिए उसके ऊपर। अब लिन जब फिर से खुद के एनालिटिक स्किल को उस लड़की के ऊपर यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की असलियत पे है लिंग ई। ये लड़की असलियत पे लेवल 19 शैडो एसासिन है। तभी यहाँ पे उन दोनों को ही कोई और पर्सन का आहट महसूस होता है। लिन यहाँ पे जब खुद के मैप को देखता है तब उसे समझ में आता है कि उसके आसपास में 3 ऐसे अजनबी लोग हैं जो यहाँ पे शायद से लिन के लिए खतरा तैयार कर सकते हैं। तभी हम लोग देख पाते कि वही मेज एंड आर्चर के साथ एक और पर्सन वहाँ पे आ गया था। लिन तो यहाँ पे सोच रहा था कि उसका स्केलेटन ऑलरेडी इन तीनों को डिटेक्ट कर चुका है, बट यहाँ पे इन तीनों का बिहेवियर देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये तीनों के तीनों ही लिन एंड निंग को हर एक साइड में घेरने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे निंग के पास एक मिड रैंक स्किल स्क्रिप्चर था जिसे इस ग्रुप हासिल करना चाहता था निंग से। इसी वजह से वो लोग निंग को इतने टाइम तक फॉलो कर रहे थे। निंग यहाँ पे कहती है कि उसे ये ग्रुप डेज एंड डेज तक फॉलो कर रहा था ये स्क्रिप्चर को हासिल करने के लिए, बट अभी तक उन तीनों ने गिव अप नहीं किया है। अब यहाँ पे निंग तो इस एरिया से जाने का बात करता है लिन को, एंड वो निंग यहाँ पे लिन को कह भी देता है कि
बाद में टाइम पे अगर उन दोनों का मुलाकात फिर से होता है तो शायद से निंग और अच्छे तरीके से लिन के साथ बातें करेगी। तभी हम लोग देख पाते हैं कि निंग को टारगेट करके एक एरो वहां पे आ जाता है। निंग एक एसासिन होने की वजह से उसका रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा बढ़िया था, इस वजह से वो उस एरो को डॉज कर लेती है। बट ये एरो असलियत पे किसी को टारगेट करके फेंका नहीं गया था, ये एक टाइप का मैजिकल एरो था जो लिन एंड निंग दोनों के सराउंडिंग में एक बैरियर टाइप का तैयार कर देता है। ये असलियत पे एक टाइप का मार्किंग एरो है जिसके हेल्प से वो आर्चर इन दोनों को अभी इजीली मार्क कर सकता है कहीं से भी। निंग भी यहाँ पे खुद के डिसएडवांटेजेस पोजीशन को समझ पाती है। अब लिन यहाँ पे कहता है कि इस आर्चर के पास एक एंटी इनविजिबल स्किल है जिसके हेल्प से वो कोई भी एनिमी को मार्क कर सकता है। अब यहाँ पे ये एनिमी इस मार्किंग को मिलने के बाद खुद के इनविजिबल स्टेट में नहीं जा पाएगा, जिस वजह से उन सारे एनिमीज के लिए उस आर्चर को टारगेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये एक टाइप का ऐसा स्किल है जो एसासिन्स एंड इनविजिबल मॉन्स्टर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। लिन यहाँ पे समझ पाता है कि ये तीनों ही यहाँ पे प्रिपेयर्ड होके आए थे उन दोनों के साथ लड़ने के लिए। अब वो मेज यहाँ पे एरोगेंटली लिन को कहता है कि अभी भागने के लिए उनके पास और कोई जगह बचा नहीं है। वो मेज यहाँ पे कहता है कि उसे पहले से ही पता था लिन एंड निंग दोनों ही एक दूसरे का सबऑर्डिनेट्स है, बिकॉज निंग तो एक डिस्कस्टिंग एसासिन है, उसके साथ साथ लिन एक ऐसा टाइप का डार्क समनर है जो अनडेड्स को समवन कर सकता है। अब निंग यहाँ पे इन तीनों के साथ नेगोशिएट करना स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ पे कहती है कि वो उन तीनों को वो स्क्रिप्चर वापस दे देगी, बट यहाँ पे उन तीनों को लिन एंड निंग को जाने देना होगा। अब यहाँ पे जो तीसरा बंदा था वो निंग को कहता है कि यहाँ पे वो अगर ये नेगोशिएशन एक दिन पहले कर लेता तो शायद से वो लोग मान भी जाते, बट अभी वो उन दोनों को लेके सेफ फील नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वो तीनों उन दोनों को मार डालते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उनके पास एक मिड रैंक किल स्क्रिप्चर है, तो यहाँ पे वो खुद के सेफ्टी को ही पहले देखेंगे। अब निंग यहाँ पे लिन को कहती है कि वो उन दोनों के लिए थोड़ा बहुत टाइम बाई करने का कोशिश करेगी, बट यहाँ पे लिन को भागना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। निंग यहाँ पे सोच रही थी कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ लेवल 10 है, तो इस लड़के के लिए ये फाइट लड़ना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसी वजह से निंग यहाँ पे लिन को इस फाइट में ड्रैग नहीं करना चाहती है। निंग यहाँ पे लिन को कहती है ज्यादा परेशानी ना होने के लिए, बिकॉज वो एक शैडो एसासिन थी, नाइट के टाइम पे ही उसका पावर सबसे ज्यादा था। इसी वजह से लिन अगर यहाँ से भाग भी जाती है फिर भी निंग बहुत आसानी से इन तीनों से बच पाएगी खुद के स्किल्स को यूज करते हुए। अब लिन तो खुद के ही मन में सोच रहा था कि ये लड़की यहाँ पे झूठ कह रही है, बिकॉज इस लड़की का पावर अगर इतना ही ज्यादा होता तो दिन के टाइम पे वो इस तरीके से इन तीनों से भागती नहीं। यहाँ पे इस लड़की को भी पता है कि वो कैपेबल नहीं है इन तीनों के साथ एक साथ लड़ने के लिए, एंड उसके ऊपर से भी इस लड़की के ऊपर एक मार्क आ चुका है, एंड इस मार्क की वजह से इन तीनों को लिन का लोकेशन हमेशा पता रहेगा। अब जो तीसरा बंदा था वो यहाँ पे बाकी दोनों को ज्यादा बातें ना करने के लिए कहता है, एंड वो कहता है इन दोनों के साथ फाइट स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इन दोनों को उन्हें जितनी जल्दी हो सके मारना होगा एंड इस एरिया से निकलना होगा। अब वो मेज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंटली कहता है कि वो आज इस एसासिन का ही लाइफ नहीं लेना चाहता है, सिर्फ वो उसके साथ साथ इस लड़के का भी लाइफ लेगा, वो आज लिन को मारेगा। अब यहाँ पे ये मेज एक इल्यूमिनेशन स्किल को यूज करता है उन दोनों के अगेंस्ट में। अब ये जो इल्यूमिनेशन स्किल है ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनेट करने के लिए नहीं है, वो आसपास का जो डार्कनेस एरिया है उसे भी लाइट अप कर देता है, जिस वजह से ये मेज खुद के स्किल को और ज्यादा डिस्टेंस तक यूज कर पाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो स्किल है ना ये असलियत पे काउंटर पार्ट है एसासिन्स के इनविजिबल स्किल से। यहाँ पे ये मेज तो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो आज इस एसासिन को मार के ही छोड़ेगा। अब निंग तो यहाँ पे समझ पाती है कि उसे खुद के फुल पावर को यूज करना पड़ेगा इन तीनों से लड़ने के लिए। यहाँ पे वो रेडी भी हो जाती है। अब यहाँ पे ये तीनों मतलब जो आर्चर, उसके साथ एक टैंक थे जो शील्ड पकड़ा हुआ था, एंड एक मेज, तीनों ही खुद के अटैक्स को रेडी कर लेते हैं। अब इन तीनों का ही सबसे पहला मेन टारगेट था निंग, बट तभी हम लोग लिन को देख पाते हैं जो कुछ स्केलेटन सोल्जर्स को समवन कर लेता है वहाँ पे। अब वो मेज जब इस जैसे स्किल को देखता है तो वो डिस्कस्टेड फील करने लगता है। वो मेज खुद का एक और स्किल ब्लेजिंग फायरबॉल को लिन के अगेंस्ट में यूज करता है। वो यहाँ पे कहता है कि ये जो स्किल है ना ये 20 लेवल मेज के लिए है, तो यहाँ पे स्किल के हेल्प से वो इजीली लिन को एशेस में कन्वर्ट कर सकता है। निंग यहाँ पे लिन का हाथ पकड़ लेती है एंड लिन को कहता है इस जगह से भागने के लिए, एंड वो दोनों ही यहाँ पे भागने का डिसीजन लेते हैं। बट निंग का जो पैर था वो एक टाइप के स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से बंधा हुआ था। निंग को भी यहाँ पे समझ नहीं आता कि कब उसका पैर इस तरीके से स्पिरिचुअल स्ट्रिंग में ट्रैप हो चुका था। तभी वो आर्चर यहाँ पे उन दोनों के ऊपर ट्रिपल एरो से अटैक करता है।
अब निंग तो यहाँ पे खतरा समझ जाती है एंड वो तभी लिन को धक्का देती है दूसरे साइड में, जिससे वो उन तीनों एरोज से लिन को बचा सके। बट तभी यहाँ पे निंग को दिखाई देता है कि उसने लिन को जिस साइड में धक्का दिया है उस साइड से एक बहुत ज्यादा पावरफुल फायर बॉल आके उसके ऊपर लगता है। बट यहाँ पे उन दोनों को ही कुछ नहीं होता। लिन यहाँ पे खुद के सराउंडिंग में देख पाती है कि बहुत सारे अनडेड सोल्जर्स वहाँ पे आ चुके हैं। इवन वो भी थोड़ा सा घबरा जाती है ये सब कुछ देख के। वो अनडेड सोल्जर्स खुद के स्वॉर्ड एंड बॉडी से लिन एंड निंग को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक अनडेड सोल्जर तो उस टैंक के ऊपर भी अटैक कर देता है एंड उसके ऊपर कुछ कुछ पावरफुल स्ट्राइक्स भी देता है। अब वो मेज खुद के हर एक साइड में इतने सारे अनडेड सोल्जर्स को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भी यहाँ पे सोचने लगता है कि ऐसा कैसे भी पॉसिबल है, बिकॉज उसका जो एनालिटिक स्किल है उसके मुताबिक तो ये लड़का एक लेवल 10 नेक्रोमेंसर है। वो मेज भी यहाँ पे इन सारे अनडेड सोल्जर्स को देख के डरने लगता है। वो मेज भी यहाँ पे डरते हुए सोचता है कि वो तो एक लेवल 21 मेज है एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 10 नेक्रोमेंसर है, तो फिर वो क्यों इस लड़की को मार नहीं पा रहा है खुद के मैजिक के हेल्प से। इवन जो टैंक एंड आर्चर थे वो दोनों भी डर जाते हैं एंड सोचने लगते हैं कि यहाँ पे उनका स्किल्स इन सारे स्केलेटन्स के ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं दे रहा है। अभी उन दोनों के आसपास एक टाइप का लाइट जलने लगता है। इवन यहाँ पे उस मेज के पास भी वो लाइट था। वो तीनों ही यहाँ पे घबरा जाते हैं। जब वो तीनों देखते हैं कि खुद के आसपास बहुत सारे आर्मी ऑफ स्केलेटन सोल्जर्स आ चुका है तो उनका जान ही निकल जाता है। इवन निंग भी यहाँ पे हैरान होकर सोचने लगती है कि क्या ये वही स्केलेटन वॉरियर है जिसे उसने प्रीवियस टाइम में देखा है। बट ये सारे के स्केलेटन वॉरियर्स तो ब्रोकन है, बट ये लोग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, बिकॉज एक 21 लेवल मेज भी यहाँ पे इन सारे स्केलेटन वॉरियर्स को हरा नहीं पा रहा है। एंड यहाँ पे उसके भी ऊपर से जितने सारे नंबर ऑफ स्केलेटन वॉरियर्स बाहर निकले उनका नंबर भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे निंग समझ पाती है कि लिन कोई एक मामूली लड़का नहीं है। लिन तभी खुद के हर एक स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर करता है इन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए एंड यहाँ पे वो खुद के कुछ कुछ हिडन स्किल्स को भी यूज करता है। सो आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यही पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बात वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए जिससे मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।